स्टूडेंट्स एजुकेशन विद चैनल में खुशामदीद। आज मैं MTH 101 का लेक्चर नंबर 9 कवर करूंगी और इसमें मेरे पास टॉपिक है कैलकुलस। टॉपिक है लिमिट्स। लिमिट्स जो है वो कैलकुलस के अंदर लिमिट्स को ज़्यादा जो है वो मोटिवेट इसलिए किया जाता है कि जब भी हमने किसी चीज़ का फार्मूला किसी चीज़ का यानी प्लेन एरियाज़ ये एक्स एरिया है ये वाई है, अगर किसी भी प्लेन एरिया के दरमियान जो है वो एरिया मालूम करना हो, प्लेन रीजन के दरमियान एरिया मालूम करना हो, या हमने उसके अंदर जो है वो टेंजेंट लाइंस को देखना हो, उस कर्व से बनने वाले टेंजेंट लाइंस को देखना हो, तो उसके लिए हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कहने से मुराद ये है कि हमारे पास एक प्लेन होती है, ऐसे एक ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है। अब जो दो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, अब इन दो पॉइंट्स में से जो हमारे पास एरिया बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। अब इस पे जो आने वाली कर्व होती है वो ऐसी कर्व बनती है। ये जो दरमियान वाला सारा एरिया होता है ये इसका कहता है प्लेन एरिया का रीजन, और इस कर्व से जो लाइन टकरा के गुजरती है ये कहलाती है टेंजेंट लाइन। अच्छा जी, कैलकुलस के अंदर ज़्यादातर टेंजेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कहते हैं डिफरेंशियल, वो कहलाती हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं टेंजेंट से रिलेटेड वो कहलाती हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और जो एरिया प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एरिया प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह के प्लेन्स में, तो उनको हम कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा, इन दोनों को अगर फंडामेंटल तौर पर जो है वो नोटेशंस दी जाएं, यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इनको मैं कोई नाम देना चाहती हूँ स्पेशल, तो इन दोनों को नाम दिया जाएगा लिमिट्स का। अब टेंजेंट लाइन और लिमिट्स क्या होती हैं? टेंजेंट लाइंस और लिमिट्स जो हैं वो क्या होती हैं? ज्योमेट्री के अंदर जो होती है वो लाइन जो होती है वो टेंजेंट सर्कल की कोई सी भी एक लाइन होती है। ज्योमेट्री के अंदर लाइन जो होती है वो टेंजेंट सर्कल का कहलाता है अगर वो सर्कल के किसी एक पॉइंट से मीट करती। फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कल कुछ इस शेप में है, इसके इस पॉइंट से अगर एक लाइन इस तरह से छू कर गुजरती है, ये वाला जो पॉइंट है वो इसका कहलाएगा टेंजेंट लाइन का पॉइंट कहलाएगा। ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट लाइन और ये पॉइंट कहलाएगा टेंजेंट पॉइंट। तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो मिलती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन पॉइंट। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास लाइन इस तरह से है और कर्व जो है वो ऊपर भी आ रही है और नीचे भी आ रही है, एक पॉइंट के ऊपर जिसको हम एक्स नोड और वाई नोड का पॉइंट कहते हैं, यानी पैराबोला बना रही है राइट और लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे, तो इस तरह की जो लाइन मीटिंग होती है ये भी एक ही पॉइंट के ऊपर है, लेकिन ये टेंजेंट की जो है ये भी एक लिहाज से तारीफ़ कहलाती है लेकिन प्रॉपरली तारीफ़ नहीं होती। अब हमारे पास एक कर्व कुछ इस तरह की वेव्स हैं, ठीक है। एक लाइन जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से छूती हुई यहाँ तक गुजरती है। अब ये जो लाइन जो है वो इस ऑसिलेशन के या इस पॉइंट के इतने सारे पॉइंट्स को छूती है, यानी टेंजेंट बनाती है, तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स को जो है वो कट करती है। इन कर्व्स को कह लें या इसकी जो है वो शेप को या वेव को कह लें, इस वेव की एक से ज़्यादा पॉइंट्स को कट करती है, तो ये भी जो है वो टेंजेंट लाइन ही कहलाएगी। लेकिन टेंजेंट लाइन वो होती है जो एक पॉइंट को कट करे, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट को कट करे तो वो भी एक टेंजेंट लाइन ही कहलाती है। अब बात आती है कि हम प्रॉपरली तौर पर जो है वो किस तरह से टेंजेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने टेंजेंट को डिफ़ाइन किया है सर्कल्स के लिहाज से, कुछ वेव्स के लिहाज से, कुछ सर्कल्स के लिहाज से हमने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो एक ग्राफ हो यहाँ पे x और y। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेती हूँ। पॉइंट P से मैं यहाँ से एक कर्व ऐसे लेती हूँ और ये पॉइंट Q पे आके रुक जाती। ये मेरे पास पॉइंट P है, x नोड और y नोड। अब इस ही पॉइंट से एक लाइन जो है वो इस तरह से कट करती है, यानी यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ कंसीडर्ड अ पॉइंट P ऑन द कर्व इन द XY प्लेन। आप देखें कि आप इसी की दूसरी जो है वो पॉइंट P से दूसरा पॉइंट Q देख लें, तो ये वाली जो लाइन पहली लाइन टच करके कट करती हुई इस पॉइंट से गुजरी है, ये कहलाती है सीकेंट लाइन। क्या कहलाती है? सीकेंट लाइन।
अच्छा, अब आप देखें कि यही लाइन जो है वो रोटेट करके दूसरे पॉइंट पे कट करती है, जो यहाँ से भी रोटेट होगी और ऐसे ही अब ये रोटेट करती हुई इधर कट करती है। इसी तरह से अब ये लाइन रोटेट करती हुई यहाँ से कटती है, यानी इसमें यहाँ पे उसने 3 पॉइंट्स बना दिए हैं। अब यहाँ इसी तरह से एक लाइन जो है वो ऐसे कट करके यहाँ से भी गुजरती है और यहाँ पे भी एक पॉइंट बना देती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनता है ये टेंजेंट एंगल बनता है, और ये वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है टेंजेंट लाइन। ये क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन, यानी ये पॉइंट को कट करते हुए गुजर रही है। तो ये जी हमने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस देखी थी, यहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह से उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसको जो है वो हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, ये जो पी पॉइंट पी के ऊपर कट होती है। अच्छा, आगे उसने बताया है कि एरिया ऑफ अ लिमिट क्या होता है। बहुत सी ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर आपने देखी होगी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स में कट की हुई होती हैं, या उनके मुख्तलिफ़ किस्म के पीसेस या शेप्स बनाई हुई होती हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप के अंदर दरमियान से कट कर दिए, A1 A2 का नाम दे दिया है, तो ये क्या बन गया? एरिया बन गया। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो फिलअप करके, एक को फिलअप करके शेप बना लें, एक को खाली छोड़ के शेप बना लें। ये भी एक कुछ शेप है, 5 पॉइंट्स की एक शेप बनाई हुई है। तो ये भी जो है वो 3 पोर्शंस में कट करती है। तो ये जो इसके अंदर पोर्शंस बने हैं ये एरिया को शो कर रहे होते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एरिया एज अ लिमिट है। अच्छा, समटाइम्स जो है वो हम जो है वो एरिया एज अ लिमिट को एक्स वाई प्लेन रीजन पे कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ हो, और उसमें से हमारे पास एक ग्राफ होता है और एक उसमें से कर्व शो करते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी एरिया है, अगर इसे फिलअप कर दूँ अच्छे तरीके से, तो ये जो फिलअप एरिया होता है, या तो मैं इसको एरिया को फिलअप तरीके से शो कर दूं, या इसी तरह के ग्राफ में इसी तरह की शेप को मैं कुछ रेक्टेंगल्स से शो कर दूं, या इन रेक्टेंगल्स को मज़ीद जो है वो मैं इनको बारीकी में ले जाऊं। यानी रेक्टेंगल्स या ट्रायंगल से अगर कोई चीज़ फिल करती हूँ तो कर्व या जो इंटरवल जो ए और बी 2 पॉइंट के दरमियान है, अब ये कर्व है और ये दो पॉइंट्स इंटरवल हैं, तो हम जो है वो रेक्टेंगल्स को अप्रॉक्सीमेट एरिया तक जो है वो क्या करते हैं, बना देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मैं इसी की विड्थ को रेक्ट कर दूं, यानी इसकी विड्थ को कम कर दूं और फिर इसके एरिया में ऐड कर दूं, तो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स थी वो कम है, जब मैंने इसकी विड्थ को रेक्ट कर दिया तो इसकी नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। और इसके रिज़ल्ट में क्या हो गया कि मेरे पास एक लिमिटिंग वैल्यू आ गई, और वो जो होती है इसकी वजह से होती है, नंबर ऑफ़ रेक्ट्स की वजह से लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। अगर मेरे पास रेक्टेंगल्स जो है वो नंबर में इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो ये जो है वो लिमिटिंग वैल्यू बनाने के लिए मेरे लिए बेस्ट जो है वो रिज़ल्ट क्रिएट होता है। यानी अगर मेरे पास रेक्टेंगल्स की जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी मैं अगर इसी को फिलअप करने के बजाय रेक्टेंगल्स शेप में ले आती हूँ और इसको मज़ीद इसकी शेप्स को रिएक्ट कर देती हूँ, तो ये मेरी लिमिटिंग वैल्यूज़ के लिए बहुत बेस्ट होता है। ये जो उन्होंने ग्राफ में दिखाया था। दूसरी उन्होंने चीज़ बताई है कि लिमिट क्या होती है। लिमिट्स आर बेसिकली, यहाँ पे उन्होंने लिमिट्स की डेफिनेशन में दिखाया हुआ, लिमिट्स आर बेसिकली अ वे टू स्टडी द वाई वैल्यूज़ of a function in the response to the x values as they approach some number to go to the infinity। यानी x और y प्लेन पे आने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, x और y प्लेन पर बनने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, आने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, वो किसी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएं या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएं, तो उन पर क्रिएट होने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको जो है वो लिमिट, ये बिहेवियर जो होता है वो लिमिट कहलाता है। अच्छा, लिमिट जो होता है वो क्या होता है, एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है f of x इज़ इक्वल्स टू साइन x ओवर x। अच्छा, ये हम ना एक रूल पढ़ते होते हैं इंटरमीडिएट में एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं सैंडविच रूल।
सैंडविच रूल। इस रूल के मुताबिक लिमिट जो है वो y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या y अप्रोचेस टू थीटा होता है, x अप्रोचेस टू थीटा, या आप कुछ भी लगा लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा साइन थीटा ओवर थीटा, ये विच इज़ इक्वल्स टू 1, और ये सारा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये जो है सैंडविच रूल कहलाता है। अगर मैं इसको बराबर कर दूं एफ ऑफ एक्स के, यानी साइन एक्स ओवर एक्स हो, तो हमें पता है एक्स जो है वो क्या है, एक रेडियन होता है, ठीक है। यानी सर्कल के ऊपर x जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये रेडियन होता है, अगर x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करे नेगेटिव रीजन में, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो है, यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे आते हैं मेरे पास नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अगर x जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर, अब इसी को मैं यहाँ पे ग्राफ के तौर पे दिखा दूँ कि यहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव आ जाते हैं, ये मेरे पास नेगेटिव आ जाते हैं। अगर x जो है वो अप्रोच करे ज़ीरो पे और x एक्सिस पे हो, यानी लेफ़्ट साइड पर हो, तो इसका मतलब है कि जो है वो x एक्सिस पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे, अगर ये है राइट साइड पे। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है कि अगर x इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो इसका क्या मतलब है, x कैन अप्रोच ज़ीरो अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। x जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो तो वो लेफ़्ट साइड पे होगा, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो तो वो राइट साइड पे होता है। तो ये सारा कहलाता है लिमिटिंग प्रोसेस। लिमिटिंग में राइट और लेफ़्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट का कॉन्सेप्ट लिमिट में ये होता है कि अगर जो है वो x की वैल्यूज़ राइट साइड पर आएँ तो नंबर लाइन में जो है वो राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स हमेशा लेफ़्ट साइड पे होते हैं। अगर लिमिट की वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो से राइट साइड पर अप्रोच कर रही हूँ तो इट मीन्स ये है राइट हैंड लिमिट। और अगर जो है वो लिमिट की वैल्यूज़ x से ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर अप्रोच कर रही हूँ, ये ज़ीरो है, इसे लेफ़्ट साइड पे अप्रोच कर रही हूँ, तो ये हमारा कहलाता है लेफ़्ट हैंड लिमिट। क्या कहलाता है, लेफ़्ट हैंड लिमिट। अगर x की वैल्यूज़, यानी हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव x, तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत आसान है कि अगर हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर दरमियान में 0 1 2 3 -1 -2 -3, अगर हमारे पास लिमिट जो है, लिमिट हमारे पास जो है उसमें x की वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो से राइट साइड पे अप्रोच कर रही हूँ, तो वो कहलाता है राइट हैंड लिमिट। यानी पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ को अप्रोच कर रही हूँ तो वो कहलाती है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। और अगर x जो है वो ज़ीरो से नेगेटिव वैल्यूज़ को अप्रोच कर रहा हो तो वो कहलाता है लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि x लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x, तो यहाँ पे ज़ीरो के ऊपर मेरे ऊपर जो छोटा सा प्लस का साइन आएगा, इससे मुराद ये होगा कि ये राइट हैंड लिमिट है। इससे क्या मुराद होगा, ये राइट हैंड लिमिट है। इसी तरह अगर लिमिट के ऊपर x अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, छोटा सा नेगेटिव का साइन हो, साइन x ओवर x, तो इससे क्या मीनिंग होगा कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट हैंड लिमिट है। ये शो करेगी लेफ़्ट हैंड लिमिट को और ये शो करेगी राइट हैंड लिमिट को। तो इसमें जो है वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड लिमिट का है। अब कुछ इन्होंने यहाँ पे दो टेबल्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, यही फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स। अब इन्होंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 1.0। अगर आप इस फार्मूले के अंदर साइन 1.0 ओवर 1.0 पुट कर वैल्यू निकलेगी 0.84147। आप कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, पहले आप x की वैल्यू पुट कर लें, फिर साइन प्रेस करें, 1.0 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, जो वैल्यू है उसको आपने 1.0 के साथ डिवाइड कर देना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप इसी फार्मूले के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स के अंदर ही आप x की दूसरी वैल्यू पुट करें तो आपके पास यही गिवन जो वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दी हुई है ये आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से आपकी ये आगे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, इसी टेबल के अंदर जो दूसरा टेबल है इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स में आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो आपके पास से तमाम की तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएंगी।
अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास ये हमने राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड लिमिट के बारे में डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या बताया हुआ है। आगे भी इन्होंने हमें यही चीज़ बताई है कि हमारे पास जो अगर एक बहुत अहम चीज़ कि लिमिट जो है, लिमिट अगर जो है वो x अप्रोचेस टू पॉजिटिव ज़ीरो साइन x ओवर x इक्वल्स टू 1 है, और लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1 है। कहता है कि व्हेन बोथ, अब ये पॉजिटिव किधर है, राइट ही है, और नेगेटिव किधर को शो कर रहा है, लेफ़्ट को। कहता है जब बोथ लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स जो हैं वो आपस में मैच करती हूँ। अब यहाँ पे ये दोनों एक लिहाज से इक्वल्स टू 1 है, ये भी यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे ये भी इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे ये भी इक्वल्स टू 1 है। जब दोनों अप्रोच जो लिमिट्स हैं राइट हैंड की और लेफ़्ट हैंड की लिमिट्स आपस में मैच कर रही होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट्स कैन एग्जिस्ट। और फिर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1, साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे इसी बात को इसने एक टेबल में समराइज़ किया हुआ है कि लिमिट x approaches to x zero positive is equals to L1. The limit of x as approaches x naught from right is equals to L1. The limit of f of x as x approaches to x naught from the left is equals to L2. Then ये इस इट मीन्स द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एल। तो ये किसके बराबर हो गया, एल के, यानी L1 और L2। इससे इस सारी चीज़ को हम यहाँ पे यूँ समराइज़ करेंगे कि L1 इज़ इक्वल्स टू L2 विच इज़ इक्वल्स टू एल, यानी ये तीनों एक दूसरे के इस तरह से इक्वल हो गई हैं। इस चीज़ को उसने एक एग्जांपल में इस तरह से शो किया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन पाई बाय x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव साइन पाई बाय x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव ज़ीरो साइन पाई बाय एक्स। अब देखें पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है। एक्स की कुछ वैल्यूज जो है यहाँ टेबल में उसने गिवन की हुई है। अगर आप 1 पुट करते हैं तो आपके पास 0 आता है, 0.1 पुट करते हैं फिर भी 0 है, प्लस में पुट करते हैं फिर भी 0 आता है। अगर आपके पास इन सब में एक जैसी अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो तीनों का आंसर जो है वो क्या आता है, 0। इट मीन्स कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इन तीनों की जो लिमिट है वो किसके बराबर है, 0। अगर इसको जो है वो मैं ग्राफिकली शो करना चाहूँ कि इसको मैं ग्राफ पे कैसे करना चाहूँगी, तो ये देखें, ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। अब ये है, इसमें +1 -1 +1 और -1, फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। अब ये थोड़ी सी ऐसे आएगी, फिर इसमें ऑसिलेशंस होंगी, और ये ऑसिलेशंस इसके अंदर सारी की सारी इक्वली होंगी, और आगे जाके इसकी ऑसिलेशंस तब्दील हो जाएगी। तो इससे कहने का मतलब है कि इस ग्राफ के अंदर नो लिमिटिंग वैल्यू जब ये ऑसिलेट कर रहा होता है -1 और 1 के दरमियान, यानी -1 और 1 के दरमियान जब इसकी जो है वो ग्राफ की जो बात होगी वो ऑसिलेशंस में तब्दीली नहीं आएगी -1 और 1 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, इसमें आखिरी जो बात बताई हुई है कि फंक्शंस जो है वो डू नॉट ऑलवेज हैव अ लिमिट ऑफ एज इट इज़ एक्स अप्रोचेज एज इट एक्स वैल्यूज अप्रोचेज द सम नंबर लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इसको DNE से भी ज़ाहिर करते हैं, यानी DNE स्टैंड्स फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है। तो कहता है कि फंक्शंस के अंदर जो है वो हमेशा एक्स वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो एक जैसी वैल्यूज़ नहीं रहती, एक्स प्लेन के ऊपर हमेशा एक वैल्यूज़ नहीं रहती। कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है तो इस पर हमेशा जो है वो एक जैसी वैल्यूज़ रहेंगी और हर दफ़ा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होगा, तो ऐसा नहीं, एक्स के ऊपर वैल्यूज़ भी चेंज होती रहेंगी और ऑसिलेशंस में तब्दीली भी आती रहेगी। इसीलिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं करता जहाँ पे तीनों एक दूसरे के पॉजिटिव
नेगेटिव बराबर हो तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, लिमिट जो है वो बहुत सी रीजंस में फेल हो जाता है। नंबर 1 होती है ऑसिलेशंस और नंबर 2 होती है अनबाउंडेड इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ की मदद से वो हमें बताता है कि इसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं वो कैसे तब्दील हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डॉटेड है लाइन एक्स नॉट, यहाँ पे मेरे पास एक्स प्लेन है, ये है मेरे पास वाई प्लेन। अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव की, वो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से आकर इससे एन नोड को मैच नहीं करती और मैच किए बगैर ये जो है वो बाहर की तरफ जाती हैं। इसी तरह से ये जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यूज़ हैं और ये एक्स नॉट को मैच किए बगैर जो है वो चली जाती हैं। पहली जो थी वो इसमें आप ये देखें कि इसके अंदर क्या है कि इसमें लिमिट फॉल नहीं करेगा, ना ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें अनबाउंडेडनेस है। अनबाउंडेडनेस क्या होता है कि यानी इन्फिनिटी आती है। अब ये यहाँ से नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो रही है और ये अनबाउंडेडनेस है, यानी इसकी एक्स नॉट के साथ किसी किस्म की कोई बाउंडिंग नहीं है। इसी तरह से पॉजिटिव साइड पे भी देखें और नेगेटिव साइड पे भी देखें तो यहाँ पे भी जो वैल्यू का जो ग्राफ है ये भी ऊपर एक्स नॉट से किसी भी तरह की कोई बाउंडिंग नहीं रखता, तो ये भी आ गई अनबाउंडेडनेस और इन्फिनिटी भी शामिल हो जाती है। अच्छा, ये तो है इंक्रीज़ को शो कर रहा है, किसे? इंक्रीज़ को शो कर रहा है। अगर यही चीज़ जो है वो ग्राफ नीचे वाली साइड पे आ जाए तो ये किसे शो करता है? डिक्रीज़ को। ये शो करता है डिक्रीज़ को और नेगेटिव इन्फिनिटी को शो करता है। जो पिछले पेज पे ग्राफ था ये हमारे पास था पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला ग्राफ, यानी इसमें जो है वो लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव ज़ीरो अप्रोचेस टू एक्स नॉट पॉजिटिव और एक्स नॉट जो है वो अप्रोच करा था पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यानी ये ग्राफ एक्स और वाई प्लेन पॉजिटिव वाली साइड पे था, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे। इसी तरह अगर ये ग्राफ नीचे वाले प्लेन पे बन जाए, ये हमारे पास एक्स, अब ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव, अब यहाँ पे वाई नेगेटिव की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव की वैल्यूज़ हैं। अगर यही वाला ग्राफ जो है वो इस पॉइंट को एक्स नोड को छुए बगैर जाए, यानी डू नॉट टच करे, तो फिर कैसे होगा ये वाला ग्राफ नीचे वाली साइड पे किस तरह से बनेगा? ये यहाँ से होता हुआ अनबाउंडेडनेस को शो करता हुआ डिक्रीज़ होगा। इसी तरह यहाँ से भी ये अनबाउंडेडनेस शो करता हुआ यहाँ से डिक्रीज़ होगा, ये इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी को शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाले प्लेन में वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होंगी। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी शो होती है और यहाँ पे जो शो होने वाली इन्फिनिटी है वो कौन सी होगी? नेगेटिव होगी, और दोनों जो है वो अनबाउंडेड होंगे एक दूसरे से। पहली जो थी हमारे पास लिमिट्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता था, एक थी ऑसिलेशन और दूसरी है अनबाउंडेड इंक्रीज और डिक्रीज। इधर ऑसिलेशंस में हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर लिमिट की वैल्यू जो है, जब हमने साइन पाई ओवर एक्स के अंदर वैल्यू पुट की तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको डिवाइडेड बाय हम 1 करें, 0.1 करें या किसी से भी करें तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी का एक ही आंसर आता है। फिर हमने उसको +1 -1 +1 -1 के दरमियान जब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की तो इसकी जो है वो दरमियान में ऑसिलेशंस एक जैसी ही हैं, -1 और +1 के दरमियान, और इसी तरह से ऊपर वाले +1 और -1 के दरमियान सेम ऑसिलेशंस थी। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, जो है वो अब लिमिट जो है वो दो जगहों पे, अब दूसरी है अनबाउंडेड इंक्रीज़ और डिक्रीज़। यहाँ पे हमने देख लिया इंक्रीज़ और यहाँ पे हमने देख लिया डिक्रीज़। अच्छा, यहाँ पे भी जो है उसने बताया कि लिमिट एक्स नॉट पॉजिटिव इज़ इक्वल्स टू एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट नेगेटिव विच इज़ इक्वल्स टू एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है तो ये भी डिक्रीज़ को शो कर रही है, यानी ये भी इन्फिनिटी एक्स और वाई प्लेन को नेगेटिव साइड पे शो कर रही है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ नेगेटिव के साइड पे ये कैसे शो कर रही है। नेगेटिव साइड पे इस तरह से शो कर रही है कि ये अब एक्स वाई प्लेन इस तरह से है, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस शेप में होता है, ऐसे और ऐसे होता है। तो ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने एक्स नॉट पॉइंट लिया था
हमने लिया था एक्स नॉट पॉइंट, तो यहाँ से जो ऑसिलेशंस थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी, ये जो थी वो अनबाउंडेड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ थी। इसी तरह हम इसी साइड पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफ जो है ये एक्स नॉट पॉइंट नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो है वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और ये वाली जो चीज़ है किसको शो कर रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी को, और ये भी अनबाउंडेडनेस को शो कर रही है। यानी एक ही ग्राफ के एक रीजन के ऊपर वाली साइड पे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर ये दोनों प्रोसेस हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने हमें एक और एग्जांपल दी हुई है कि लेट एफ इज़ इक्वल्स टू दिस। अब जी ये ग्राफ इन्होंने दिखाया हुआ है कुछ इस तरह से कि ग्राफ में है एक्स और ये वाई। अगर हम इसमें से भी दरमियान में एक एक्स नोट पॉइंट लें तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कुछ इस किस्म से और इस किस्म से यहाँ पे आके ऑसिलेशंस बनती हैं। अब यहाँ पे भी देखें कि हमारे पास जो है वो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को। अगर लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू x नॉट पॉजिटिव हो तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास बराबर होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी के। अगर लिमिट जो है वो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू x नॉट नेगेटिव को शो करे तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरह से बयान की गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्होंने ग्राफ बताया हुआ है। ग्राफ जो है वो कुछ इस किस्म का है, कहता है कि हमारे पास ग्राफ है और उसमें जो है उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। इस चीज़ को ज़रा देखें कि वैल्यूज़ हैं कि लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू x नॉट यानी f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 4 और लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट यानी f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू -1। अब वो कहता है कि आपने इसको ग्राफ की शेप में बताना है। अब ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है, ये है x y x नॉट और y नॉट। अगर फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास यहाँ पे एक x की जो है वो ऊपर वैल्यू आती है 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 बनता है पॉइंट, ठीक है। और दूसरी तरफ y जो है वो x जो है वो क्या है माइनस में, तो ये x की जो है वो y की जो है वो मेरे पास माइनस में ये वैल्यू आती है 1। अब इसकी जो है यहाँ पे मेरे पास डॉटेड लाइन आती है। अब वो कहता है यानी y मुझे, उसने दोनों पॉइंट हमें दिए हैं y, पहला y दिया हुआ y इज़ इक्वल्स टू 4 यहाँ पे शो हो गया और y इज़ इक्वल्स टू -1 वो यहाँ पे शो कर दिया। अब देखें कि जब भी दो साइडेड के ऊपर जो है वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइडेड पे जो लिमिट है वो मैच नहीं हो रहे। ये वाला लिमिट का जो पॉइंट है और ये वाला जो लिमिट का पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटीज़ जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो अब ये जो है ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और ये यहाँ से क्रॉस करता हुआ ना वो .4 को टच होगा ना वो -1 पॉइंट को टच होगा, लेकिन दरमियान वाले तमाम पॉइंट्स को लेता हुआ नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि हमने ये देखा कि वो सिर्फ एक साइड से होती है, यानी नेगेटिव साइड से जाती है और क्रॉस करती हुई पॉजिटिव साइड पे ले जाती है। इट मीन्स कि जहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर है, यानी ये इन्फिनिटी को बड़े से बड़ा करती जा रही है। नेगेटिव से इन्फिनिटी से पॉजिटिव जाने का क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो कम से ज़्यादा होती जा रही है। एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर ग्राफ जो है वो कुछ इस किस्म का दिया हुआ है, इस तरह से है। इसमें ऑसिलेशन जो है वो यहाँ से ज़्यादा होती हैं कम होती हैं। एक यहाँ पे पॉइंट है जो इन्होंने f ऑफ x दिया हुआ है वो है -2। यहाँ पे ऑसिलेशंस पॉइंट होती हैं ज़्यादा कम आहिस्ता आहिस्ता होके यहाँ पे .2 के ऊपर आके ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी इसी चीज़ को शो करता है कि x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के आप ऊपर आकर नेगेटिव इन्फिनिटी पे तो इसकी ऑसिलेशन ज़्यादा थी, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी से इसकी ऑसिलेशन शुरू हुई और पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर आके -.2 पॉइंट के ऊपर आके इसकी ऑसिलेशंस डिक्रीज़ हो गई। तो ये था आज लिमिट का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।